हेलो, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की इस बिल्कुल नए वीडियो में, जहां हम 6 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। 5 सितंबर तक के करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले करंट अफेयर के वीडियोज में। तो इस वीडियो की पहले टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, जहां हम राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बारे में बात करेंगे। हाल ही में एक खबर निकल करके आई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया है। तो इससे संबंधित क्या क्या डिटेल्स हैं इसको हम देखते हैं। तो 12 कुछ ऐसी जातियां हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जिनके सरनेम जो है एक्चुअल अनुसूचित जनजातियों से बहुत ही मिलते जुलते थे, मगर मात्रात्मक कुछ त्रुटियों की वजह से उन्हें जो है अनुसूचित जनजाति के वर्ग में शामिल नहीं किया जा रहा था, और इसके अलावा उनको नहीं शामिल किए जाने की वजह से वो बहुत सारे लाभ जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने की वजह से प्राप्त होते हैं वे उनसे वंचित रह जा रहे थे। तो हाल ही में केंद्रीय जो हमारी मंत्रिमंडल है उसने एक अनुशंसा की प्रधानमंत्री मोदी जी के अध्यक्षता में, और इन 12 जातियों को जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया गया। तो 12 जातियां कौन कौन सी हैं उसको अगर हम देख लें तो सबसे पहले हम देखेंगे तो बिल्कुल ही सिमिलर नाम है। कहीं पे बिल्कुल चंद्र बिंदु का डिफरेंस होगा, कहीं पे 2 मात्रा या 1 मात्रा का डिफरेंस होगा, जिनकी वजह से इनको एसटी कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। तो सबसे पहले अगर देखें तो हम लोगों ने जो है भूमिया नाम सुन के रखा हुआ है। तो भूमिया और भुइयां दोनों सिमिलर हैं। भुइयां के पर्याय के रूप में भुइयां या भूमिया के पर्याय के रूप में भुइयां को इस वर्ग में जोड़ा गया। इसके अलावा भारिया सुन के रखा हुआ है हमने, तो उसके स्थान पे नहीं, भारिया बना हुआ है, इसके साथ में ही भरिया भी जोड़ा गया, और गदबा। देखिए ये 3 नाम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, भुइयां और भुइया, भारिया और भरिया और गदबा। तीनों को एक साथ नाम इसलिए याद रखेंगे कि क्योंकि ये तीनों ही जो है बस्तर संभाग में निवास करती हैं, इस वजह से भी इनको एक साथ याद रखना है। और नाम बहुत आसान भी है, भुइयां से भूमिया, भारिया से भरिया और गदबा। इसके अलावा अगर देखें तो पंडो हम लोगों ने सुन के रखा है, सरगुजा क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। तो पंडो आप देख सकते हैं एक समान ही लिखे हुए हैं। तो इसके साथ में जो है पांडो भी जो जाति आती थी उसको भी जनजाति वर्ग का ही, उस पंडो जनजाति का ही पार्ट था वो, मगर मात्रा में कुछ डिफरेंस होने की वजह से अभी तक इनको शामिल नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने इसकी अनुशंसा की थी कुछ समय पहले, केंद्र सरकार को ये निवेदन भेजा था, और अब जो है इसको भी शामिल कर लिया गया है। तो पंडो के स्थान पे उसके साथ में पांडो को भी जोड़ दिया गया है। धनवार हम लोगों ने सुन के रखा है, तो उसी के साथ में अब जो सरनेम लिखते होंगे धनुहार या धनुवार, उनको भी शामिल किया गया। तो ये पंडो हो गया, धनवार हो गया और बिंजिया। पांडो, धनुवार और बिंजिया, ये तीनों जो हैं आपके सरगुजा संभाग में निवास करते हैं। जबकि शुरू के जो थे भुइयां या भूमिया, भारिया या भरिया और गदबा, वो आपके बस्तर संभाग में निवास करते थे। अगला जो देखेंगे गोंड, आप लोगों ने सुन के रखा है, बिल्कुल ही छोटी सी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, गोंड या गोंड, ठीक है। तो ये आपको पता है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं गोंड, ये 7वीं जनजाति हो गई। कौंध के साथ कोंद, कौंध के साथ में कोंद, और सौरा और सौरा, देखिए बोलने प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये दोनों जनजाति का निवास स्थान देखेंगे अगर, तो ये जो है आपके रायगढ़ और महासमुंद वाले एरिया में निवास करते हैं, आपके कौंध या कोंद, सौरा या सौरा, ठीक। कोड़ाकू के साथ कोड़ाकू के साथ कोड़ाकू, इनका निवास स्थान देखें तो जसपुर और रायगढ़। इसके बाद अगर देखें तो नगेसिया या नागासिया के पर्याय के रूप में किसान, हमने किसान, कुड़ास ये सब पढ़ के रखा हुआ है, उपजाति के रूप में नगेसिया के, तो उसके साथ में ही किसान। और अंत में जो है आपका धनगढ़ का परिशोधन किया गया है धांगड़ हमने सुन के रखा है तो धनगढ़ याद रखना है, धनगढ़ सुन के रखा है तो धांगड़ याद रखना है। निवास स्थान इन दोनों का अगर देखें तो सरगुजा और ये बिलासपुर वाला रेंज जो है यहाँ पे निवास करती है आपकी धनगढ़ या धांगड़, नगेसिया, नागसिया या फिर किसान। ये नगेसिया जनजाति जो है ये आपको जसपुर क्षेत्र में भी निवास करते हुए मिल जाएगी। तो इतनी सारी जनजातियां हैं, इनको अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है।
तो इनसे संबंधित और कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि कैसे कोई जाति जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है इनलिस्टेड की जाती हैं। तो आर्टिकल 342 हमारे संविधान के आर्टिकल 342 में जो है अनुसूचित जनजाति को डिफाइन किया गया है। एक्चुअली इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग समितियां जो बनी उसके आधार पे कुछ लक्षण डिक्लेयर किए गए हैं जिसके आधार पे किसी वर्ग को जनजाति डिक्लेयर किया जाता है। तो 1931 जो है 1931 मैं एक नया पेज ही ले लेता हूं। 1931 की जो जनगणना हुई थी, ठीक है, जनगणना, इसको एक आधार बनाया गया है। इसके अलावा 1955 में जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग इसकी कुछ सिफारिशें थी। इसके अलावा अगर देखें तो 1965 में लोकुर कमेटी, ठीक, लोकुर कमेटी, इसके अलावा भी और कुछ कमेटियां थी, लेकिन ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1931 का जो जनगणना था वो एक हो गया, 1955 का आपका प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, और 1965 का लोकुर कमेटी। उसके अलावा एक कालेकर कमेटी भी बनी थी। तो इन सब कमेटियों ने कुछ अनुशंसा की, कुछ पॉइंट्स बताए, जिसके आधार पे अगर वो लक्षण आप में पाए जाते हैं तो आपको जो है एक अनुसूचित जनजाति डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ऐसे इन्होंने 5 जो है आपको आपके लक्षण बताए हैं, जिसमें सबसे पहला आप ले सकते हैं वो है आपका पिछड़ापन, ठीक है, पिछड़ापन। बाहरी जो समाज होता है उससे संपर्क बनाने में संकोच, है ना, तो अन्य समाज से संपर्क बनाने में संकोच, तो ये 2 हो गया। एक तो हो गया आपका पिछड़ापन, दूसरा जो है आपका अन्य समाज से संपर्क बनाने में संकोच। इसके अलावा अगर देखें तो भौगोलिक रूप से वो अलग रहते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा जो आपका पॉइंट है भौगोलिक पृथक्करण। इसके अलावा देखें तो एक विशिष्ट उनकी संस्कृति होगी, विशिष्ट संस्कृति, ठीक है। ये 4 हो गए, पिछड़ापन, अन्य समाज से संपर्क में संकोच, भौगोलिक पृथक्कीकरण और विशिष्ट संस्कृति होगी। और एक लक्षण होगा, पांचवी और अंतिम जो आपका पॉइंट होगा, पांचवी और अंतिम जो पॉइंट होगा वो है आपका आदिम लक्षण। तो कुछ ऐसे आपके साथ में ट्रेडिशंस और कल्चर चलते आ रहे होंगे जो आदिम समय से आपके साथ में हैं और आज भी बने हुए हैं। तो ये कुछ कमेटियां रही हैं। 1931 में आपकी जो जनगणना हुई वो, 1955 का प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अलावा लोकुर कमेटी, कालेकर कमेटी, और उन्होंने ये 5 पॉइंट बताए। सबसे पहले आपका पिछड़ापन, फिर आपका संपर्क बनाने में संकोच, भौगोलिक पृथकीकरण, विशिष्ट संस्कृति और आदिम लक्षण। तो अगर ये 5 पॉइंट पाए जाते हैं तो आपको जो है कोई भी एक अनुसूचित जनजाति डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है, जो कि संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल से सलाह के आधार पर डिक्लेयर करता है। अच्छा, राष्ट्रपति जी के द्वारा डिक्लेयर्ड अनुसूचित जनजाति की जो सूची होती है उसमें अगर कोई संशोधन करना है, उसमें अगर किसी को शामिल करना है या उस सूची से किसी को निकालना है, तो यह कार्य जो है संसद के हाथ में होता है। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे अनुसूचित जनजाति डिक्लेयर किए जाने से संबंधित। और राज्य में टोटल कितने अभी अनुसूचित जनजाति में नए जातियों को शामिल किया गया है, तो 12। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ओबीसी सलाहकार परिषद भी बोल सकते हैं या फिर छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद इसको बोला जा सकता है। तो ये क्या होगा इसको देखते हैं। तो ये जो परिषद होगा इसका मुख्य कार्य जो होगा, ये ओबीसी से संबंधित कोई पर्टिकुलर कार्यक्रम है या फिर उनके हित से संबंधित कोई चीज है, उसको मंत्रिमंडल के सामने या फिर प्रशासन के सामने उठाने का कार्य करेगी। इसके अलावा इससे क्या फायदा होगा, तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लोगों की समस्याओं के निदान में तेजी आएगी, जीवन स्तर में तेजी से सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इस परिषद के गठन से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में संचालित होने वाली योजना और कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी।
तो बेसिकली काम यह है कि ओबीसी रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स रहेंगे या फिर उनकी जो भी समस्याएं रहेंगी उनको ये उठाने का काम करेंगे, उसको जल्दी से सॉल्व आउट करने का काम करेंगे प्रशासन के साथ मिल करके। और ये ज्यादा इजीली इसलिए हो पाएगा क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होंगे, और इसके अलावा जो भार साधक मंत्री हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं हमारे प्रेम साय सिंह टेकाम जी, वो इसके उपाध्यक्ष होंगे। परिषद में जो है कुल 40 सदस्य होंगे, जिसमें से 10 तो एमएलए होंगे जो ओबीसी वर्ग से आते होंगे, जो ओबीसी कैटेगरी से आएंगे, ऐसे 10 एमएलए रहेंगे, और इसके अलावा 30 लोग रहेंगे जो मनोनीत किए जाएंगे। तो ये 40 वर्गीय एक कमेटी होगी, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, और इसके मुख्य काम आप समझ चुके हैं। तो ओबीसी सलाहकार परिषद। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाएगा। इसके भी कार्य लगभग सेम ही रहेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसमें कुछ सदस्यों की संख्या में कमी रहेगी, और इसका मुख्य कार्य जो रहेगा वो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग की बेहतरी और उनके जीवन स्तर में तेजी से सकारात्मक बदलाव लाना, तथा एससी वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से उनके पिछड़ेपन को दूर करना, उन्हें सक्षम बनाना, ये जो है इसके मुख्य कार्य होंगे। ये जो एससी कमेटी रहेगी, एससी सलाहकार परिषद रहेगा, वो 20 सदस्यीय होगा, और जिसमें से 5 जो सदस्य रहेंगे वो एससी कम्युनिटी से आने वाले एमएलए रहेंगे, और बाकी जो 15 सदस्य होंगे वो शासन के द्वारा उनको मनोनीत किया जाएगा। तो ये तो हो गया ओबीसी सलाहकार परिषद और एससी सलाहकार परिषद। इसके अलावा जनजाति सलाहकार परिषद का गठन जो है पहले ही किया जा चुका है, और उसके भी अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री जी हैं। तो ये तीनों चीज को याद रखेंगे। कभी कूट बना करके अगर आपसे पूछता है, या फिर एससी एसटी या ओबीसी संबंधित राज्य शासन के द्वारा क्या कदम लिए जा रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए, ऐसा कुछ आंसर राइटिंग में मेंस में आता है, तो आप इन चीजों का उपयोग वहां पे कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे राइटिंग में भी कभी अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो थे 2 टॉपिक थे आपके। तीसरा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे बालवाड़ी योजना। बालवाड़ी योजना क्या है? सरकारी प्ले स्कूल है बेसिकली, जो हम सब ने अब तक प्ले स्कूल से परिचित ही होंगे, तो ये गवर्नमेंट प्ले स्कूल है समझ लो। आंगनबाड़ी का नाम हम लोगों ने सुन के रखा होगा, तो आंगनबाड़ी के स्थान पे अब बालवाड़ी योजना एक लाई गई है, और ये ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। आंगनबाड़ी में ही आप समझ लो कुछ संशोधन करके कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जोड़ी जा रही हैं, और इसका मेन मकसद है बच्चों को, 5-6 साल के बच्चों को स्कूल जाने के लिए मेंटली तैयार करना। ठीक है, तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन इसका शुभारंभ किया गया। जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी, जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी इसका थीम है। टोटल 5173 बालवाड़ी प्रारंभ किए जाएंगे इस वर्ष। तो ये संख्या हमको बिल्कुल याद रखना है, थीम याद रखना है। थीम याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, आंसर राइटिंग में अगर आपको यूज करना है वो कर सकते हैं। 2 चीजें 100% याद रखनी है, बालवाड़ी की संख्या, इस योजना के शुभारंभ की तिथि। तो शुभारंभ कब हुआ? 5 सितंबर। ठीक, अच्छा, मेन मकसद अगर देखें तो क्या है, तो बालवाड़ी में जो है खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा कि कैसे अंक गणित की पहचान की जाए, कैसे चित्र देख करके चीजों को पहचाना जाए, कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाए, ताकि उनको मजा आए एक घर से निकल करके एक संस्थान तक जाने में, और जब वो पहली क्लास में भर्ती हो तो वो स्कूल जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। यही इस प्रोग्राम का मेन मकसद है। और अन्य उद्देश्यों में देखें तो बच्चों के मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक विकास करने के लिए ये जो है एक सेतु का काम करेगा, एक पुल का काम करेगा, और बच्चों को बेसिकली स्कूल जाने के लिए रेडी कर देगा। बस इतना ही है। इसके अलावा मुख्य तौर पे देखें तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति 2020 है, उसके अनुरूप ही बालवाड़ी को चलाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के बारे में आप सब जानते होंगे, 5+3+3 और +4, इसके आसपास ही हमारी जो नई शिक्षा पॉलिसी है वो चलती है। तो ये शुरुआत के जो 5 हैं इसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, फाउंडेशन बुलाते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो है ये प्रिपरेटरी स्टेज होता है, ये जो 3 साल है ये मिडिल, और ये जो 4 वर्ष है ये आपका सेकेंडरी। ठीक है, इसमें 5 वर्ष में से शुरुआत के 3 तो वही प्ले स्कूल, नर्सरी, KG1 KG2 में निकल गया। ये 3 वर्ष जो है आपके पहली, दूसरी, तीसरी, माफ कीजिएगा, तीसरी, चौथी और 5वीं तक चला गया। ये नर्सरी, KG1 KG2 इसके 3 वर्ष, और 2 वर्ष पहली और दूसरी। ये जो प्रिपरेटरी स्टेज है वो क्लास 2, 3, 4।
3, 4, 5 माफ कीजिए, और ये जो मिडिल है ये 6, 7, 8 और सेकेंडरी जो है 9 से 12 तक का स्टेज। तो इसका जो पहला वर्ष है, फाउंडेशन का जो पहला वर्ष है, वही काम करेगा, उसी के तहत कार्य करेगा आपका बालवाड़ी योजना। तो बालवाड़ी का डेट, बालवाड़ी की संख्या याद रखें। और कभी शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है आंसर राइटिंग में, तो इस चीज को आप डिटेल में मेंशन कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित और भी छोटे छोटे अपडेट्स निकल करके आए हैं, जिसमें सबसे पहला तो यह है कि सप्ताह में एक दिन जो है छत्तीसगढ़ी बोली में भी राज्य के स्कूलों में पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र खासकर 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में एक दिन सप्ताह में छत्तीसगढ़ी बोली, जबकि सरगुजा और बस्तर में वहां की लोकल बोली जैसे कि आदिवासी बोली, जैसे आप सरगुजा जाते हैं तो सादरी हो सकती है और आप बस्तर जाते हैं तो हल्बी, भतरी या फिर गोंडी भाषा हो सकती है, तो इसकी पढ़ाई की जाएगी, कराई जाएगी। और इससे संबंधित शैक्षणिक सामग्री भी तैयार की जा रही है ताकि बच्चों को इसका रिटर्न फॉर्मेट भी मिल सके और ताकि बच्चे उसको पढ़ सकें। अच्छा, दूसरा अगर देखें तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, वहां पे एक दिन जो है संस्कृत की भी पढ़ाई कराई जाएगी। और ऐसा क्यों? ताकि भारत की संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, हम अपने क्या बोलते हैं, वेदों की ओर लौटो या फिर अपने रूट्स को पहचानो, ऐसी वाली बात है ये। तीसरा पॉइंट अगर देखें तो कंप्यूटर शिक्षा को भी अनिवार्य बनाया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो आत्मानंद स्कूल है वहां पे कंप्यूटर का महत्व हम सब जानते हैं। इस ईरा को ही, इस सेंचुरी को ही आईटी का सेंचुरी बोला जा सकता है, 21st सेंचुरी को। इस वजह से कंप्यूटर शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों अपडेट्स, एक दिन अपनी छत्तीसगढ़ी बोली, संस्कृत विषय की पढ़ाई और कंप्यूटर शिक्षा, ये तीनों को याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बालवाड़ी योजना, इसको भी आपको याद रखना है शिक्षा रिलेटेड अपडेट्स में। अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है आपका छत्तीसगढ़ में अब नव भारत साक्षर कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है लाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई। अगले 5 वर्षों तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और यह जो कार्यक्रम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये जो है आपके एडल्ट एजुकेशन, जो आपकी प्रौढ़ शिक्षा होती है, उससे संबंधित है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे अशिक्षित व्यक्ति जो बुनियादी साक्षरता से दूर रह गए हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनको बुनियादी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता, इसके अलावा अंक का ज्ञान जो है, नंबर को पहचानने का ज्ञान, और इसके अलावा दिन ब दिन जो भी उनके सामने चैलेंजेस आते हैं, जो उनके बारे में भी इनको नॉलेज दिया जाएगा। और कैसी साक्षरता, कैसे चैलेंजेस आएंगे, तो वो है आपका डिजिटल साक्षरता, दूसरा है वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, चुनावी साक्षरता, कौशल विकास, इसके अलावा बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षा, ये सारी चीजें भी उनको बताई जाएंगी, इनके बारे में उनको जागरूकता दी जाएगी। देखिए क्या होता है कि लिटरेट पर्सन बहुत सारी छोटी समस्याओं से आसानी से निकल सकता है, लेकिन जब एक इलिटरेट पर्सन के सामने कोई छोटी परेशानी भी आती है तो उसको पहाड़ के समान लगती है। इसलिए सिर्फ उनको जो है, एक अशिक्षित व्यक्ति को सिर्फ अंक ज्ञान या अक्षर ज्ञान नहीं दिया जाएगा, उनको जो है आप देख ही सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड में कैसे आपको ऑपरेट करना है, इसके बारे में थोड़ी जागरूकता बताई जाएगी। वित्तीय साक्षरता, आजकल आपको पता है फोन के माध्यम से कितनी ठगी हो जाती है, तो वित्तीय साक्षरता भी उनको दी जाएगी। कानूनी साक्षरता, कोर्ट कचहरी का मामला आता है तो पढ़े लिखे लोग भी डर जाते हैं, तो फिर जो अनपढ़ है या फिर अशिक्षित है उनको और ज्यादा परेशानी होती है, तो कैसे अपने लिए कानूनी मदद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया जाएगा। चुनावी साक्षरता, आप सबको पता है भारत में कई बार चुनावों के दौरान करप्ट प्रैक्टिसेस की जाती हैं, पैसे देकर के वोट खरीदा जाता है, तो उन सब के बारे में भी जागरूकता दी जाएगी। कौशल विकास, स्किल्ड लेबर की डिमांड आप सबको पता है हमेशा ही ज्यादा रहती है, और अगर अशिक्षित व्यक्ति भी है और अगर उसको स्किल आता है तो वो अपने लिए बेटर ब्रेड अर्न कर सकता है। इसके अलावा बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड जागरूकता उनको पहुंचाई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें प्रौढ़ शिक्षा जो है, एडल्ट एजुकेशन और लाइफ टाइम एजुकेशन, जीवन पर्यंत शिक्षा को एक इम्पॉर्टेंट घटक, इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसका माना गया है। और प्रौढ़ शिक्षा जो है उसको अब सभी के लिए शिक्षा कहा जाने लगा है। प्रौढ़ शिक्षा को एजुकेशन फॉर ऑल का नाम भी दिया गया है। राज्य का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें पहली बार प्रौढ़ शिक्षा के विषय को भी शामिल किया गया है, ताकि जो एडल्ट लोग पढ़ाई करने आए उनको उनके हिसाब से उनका सिलेबस डिजाइन किया जा सके। और जो है पूरे देश में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां पे SCERT जो है, हमारा बुक बोर्ड जो है NCERT के समान SCERT होता है, उसमें एक साक्षरता केंद्र, लिटरेसी सेंटर भी खोला जाएगा।
तो ये ज्यादा तो इनोवेशन वाले सेक्टर पे आ जाएगा। इनोवेशन वाला आंसर अगर आपको लिखने को आता है मेंस आंसर राइटिंग में, तो वहां पे काम आएगा। इसके अलावा 2-3 फैक्ट्स हैं जिसको आप याद रख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर। आपसे पूछा गया अगर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम कब शुरू किया गया, तो आपको याद रखना है 8 सितंबर। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या फिर नव भारत साक्षर कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। ये 3 फैक्ट आपको प्रीलिम्स और व्यापम में आपका काम जो है आसान कर देंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला टॉपिक है खनिज से संबंधित भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल में हम पढ़ते हैं खनिज, उससे ही रिलेटेड कुछ अपडेट्स निकल करके आए हैं। तो राज्य शासन की एक एजेंसी और केंद्र सरकार की 3 एजेंसियां मिलकर के पिछले 5 वर्षों से काफी सारे सर्वे का काम कर रही थी। लगभग उन्होंने 200 से ज्यादा सर्वे किए और उन 200 सर्वे में उन्होंने 108 ब्लॉक्स, खनिज ब्लॉक्स डिस्कवर किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट और कीमती खनिज ब्लॉक्स हैं, काफी महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाया गया है और इसमें काफी अच्छी एजेंसियां इन्वॉल्व थी, जैसे कि आपने नाम सुन के रखा होगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ऐसी एजेंसियां इन्वॉल्व थी। तो इन्होंने अपने 5 साल के अथक मेहनत के बाद लगभग 108 ब्लॉक जो है खनिज की पुष्टि की है। हम देखते हैं उसमें मुख्य मुख्य कौन से खनिज हैं। तो सबसे पहला एक नाम है वो है हीरे का, और हीरा हम सब जानते हैं कि गरियाबंद जो जिला है वहां पे मिलता ही था। तो गरियाबंद से लगा हुआ जिला हमारा महासमुंद। अब महासमुंद में भी डिस्कवर किया गया है हीरा। महासमुंद के अलावा जो है जसपुर में भी डिस्कवर किया गया है हीरा, और इन दोनों जिलों के अलावा जांजगीर चांपा में भी डिस्कवर किया गया है हीरा। तो ये 3 जिले आपको याद रखने हैं, जसपुर, महासमुंद, जांजगीर, हीरा। ठीक है। दूसरा जो खनिज है वो है सोना। सोना में भी 2 जिले कॉमन हैं आपके, जसपुर और महासमुंद। अगर आपने सोना मिलने वाली जगहों को पहले भी डिटेल में पढ़ा होगा तो उसमें जसपुर और महासमुंद का नाम आता रहा है। तो ये एक जसपुर हो गया, दूसरा महासमुंद, और इसके अलावा तीसरा जो है वो है आपका कांकेर। तो 3 जिले आपको सोने के लिए याद रखने हैं, जसपुर, महासमुंद, कांकेर। कांकेर का जो एक स्थान है उसका नाम है तुमड़ीसुर। तुमड़ीसुर ये बहुत ही बड़ा ब्लॉक मिला है यहाँ पे सोने का, लगभग 1000 हेक्टेयर 1000 हेक्टेयर स्थान पे जो है यहाँ पे सोना डिस्कवर किया गया है, लगभग 2500 एकड़ स्थान पे। तो यहाँ पे अगर खुदाई होती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी दुबई जैसा कुछ बन जाएंगे। तीसरा जो है लिथियम। आजकल आपको पता ही होगा सेमीकंडक्टर की कितनी ज्यादा हाई डिमांड रहती है, और इंडिया जो है हमेशा ही चाइना और ताइवान जैसे कंट्रीज के ऊपर लिथियम के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए डिपेंड करता है। तो लिथियम जो है हमने डिस्कवर किया है सुकमा में, सुकमा के गोविंदपाल और मुंडपाल। ये रहा सुकमा, और सुकमा के गोविंदपाल और मुंडपाल में। इस जगह का नाम आपने पहले भी सुना होगा, टीन मिलने की वजह से। यहाँ पे टीन भी प्राप्त किया जाता है, और यही गोविंदपाल और मुंडपाल जो है यहाँ पे अब लिथियम भी मिलेगा। लिथियम अगर हम खुद डिस्कवर कर लेते हैं, हमें खुद अपने खदानों से मिल जाते हैं, तो सेमीकंडक्टर, इस कंपिटिटिव वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर बनाना एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, और अगर हम वो बना पाएंगे तो हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा। तीसरा जो है वो है टीन। टीन आपको पता ही है 2 ही जिले में मिलता है, सुकमा और दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा के बारे में पहले भी कुछ अपडेट्स निकल के आए थे कि वहां पे ऑलरेडी 6 ब्लॉक्स को जो है खनन की अनुमति दे दी गई है। तो इसलिए आपको याद रखना है टीन में दंतेवाड़ा, उसके जगह का नाम याद रखना है नारेली, कुमाकोलेंग और चिंतलनार। चिंतलनार तो सुन के रखा भी होगा आपने, कई बार नक्सल हमले के वजह से भी जगह का नाम आया और कई बार खदानों की वजह से भी नाम आया। तो इन तीनों जगह को दंतेवाड़ा में याद रखना है, नारेली, कुमाकोलेंग और चिंतलनार। इसके अलावा टीन प्रसंस्करण केंद्र जो है रायपुर में स्थापित है, बार्क के द्वारा जो स्थापित है वो रायपुर में। तो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है। अंतिम जो खनिज है वो है कॉपर। कॉपर मिला है राजनांदगांव, राजनांदगांव के डूमर टोला से। राजनांदगांव के ये लोअर वाला पार्ट है, और अगर नया जिला आता है तो शायद ये मोहला मानपुर जो अंबागढ़ चौकी है उस जिले में आ जाएगा। तो राजनांदगांव के डूमर टोला में कॉपर मिला है। क्लियर। अच्छा, इसके मिलने से फायदा क्या होगा? अक्सर जो खनिज के मिलने से फायदा होता है वही फायदा यहाँ भी होगा। राजस्व में, राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। खनिज उत्खनन के लिए मशीन से लेकर के इंजीनियर से लेकर के मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, तो नए रोजगार उत्पन्न होंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं जो फायदेमंद रहेंगी अगर ये खनिज का उत्खनन जल्दी हो जाता है। हालांकि इसके लिए नोटिस इनवाइटिंग टेंडर NIT जो है जारी कर दी गई है बहुत सारे ब्लॉक्स के लिए। बहुत जगह खनन जो है बहुत जल्दी प्रारंभ कर दिया जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे।
अगला टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ में प्रत्येक विकास खंड में दो दो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। इस टॉपिक को हमने पहले भी काफी डिटेल में कवर किया हुआ है। अभी 2-3 अपडेट्स निकल कर के आए हैं, वो क्या है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हो रही है वो आने वाले गांधी जयंती 2 अक्टूबर से की जा रही है। इसकी स्थापना प्रत्येक विकास खंड मतलब प्रत्येक डेवलपमेंट ब्लॉक, अभी हमारे यहाँ कितने हैं डेवलपमेंट ब्लॉक 146, तो प्रत्येक डेवलपमेंट ब्लॉक में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। मतलब इसका डबल कर लो आप और उतने ही रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। और कब से शुरू हो रहा है, तो गांधी जयंती अर्थात 2 अक्टूबर से। हर एक इंडस्ट्रियल पार्क को स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। क्लियर। अच्छा, अगर अभी भी आपको नहीं पता है कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है, तो कुछ चुनिंदा गौठान होते हैं जहां पे महिला स्व सहायता समूह बहुत सारे छोटे छोटे नई नई चीजें बनाती हैं, नया नया इनोवेशन नवाचार करती हैं और उसको मार्केट में फिर सी मार्ट और अन्य माध्यमों से उसको बेचा जाता है। इसी को बेसिकली रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बोला जाता है। क्लियर। तो 2 अक्टूबर से शुरुआत हो रही है इसकी। ये काम क्या करेगा, तो आजीविका और रोजगार को बढ़ावा देने का काम करेगा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। और कुछ है क्या, हाँ इसमें एक चीज और है, प्राइवेट जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, निजी उद्यम चलाने वाले लोग होते हैं, उनको भी इसमें अट्रैक्ट करके शामिल करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। तो इसके जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड या व्यापम ओरिएंटेड 2-3 फैक्ट्स हैं, वो है आपका शुरुआत होने की तिथि वो है 2 अक्टूबर। इसके अलावा किस स्तर पे स्थापना की जाएगी इसकी, तो विकास खंड, प्रत्येक विकास खंड में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। इसके बारे में अभी तक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि अब जो है राज्य में टोटल 33 जिले बना दिए गए हैं। 9 सितंबर को 2 और नए जिले गठित किए गए। उसमें से एक तो है आपका महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, और इसके अलावा एक और जो आएगा 33वां जिला वो है शक्ति। तो महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो है आपका 32वां जिला है। क्लियर। 32nd जिला है। और इससे पहले के 3 जिले मैंने पिछले वीडियो में कराए हुए हैं। तो नवीन गठित जिला जो है उसमें 3 अनुविभाग रहेंगे। वो है आपका महेंद्रगढ़, भरतपुर और खड़गवां। ये आपका ये वाला क्षेत्र जो है महेंद्रगढ़ है, और ये जो है आपका भरतपुर है, और ये जो है आपका नीचे वाला हिस्सा जो है वो है खड़गवां। इसमें जो है टोटल 6 तहसीलें होंगी और 3 जनपद पंचायत। जो 3 अनुविभाग हैं वहीं 3 जनपद पंचायत हैं और तहसीलों की संख्या है 6। ये वाला हिस्सा ऑलरेडी मैंने बताया महेंद्रगढ़ है। ये आपका ये वाला रेड वाला जो हिस्सा है वो है केल्हारी। ऊपर का जो हिस्सा देख पा रहे हैं ये भरतपुर। नीचे वाला हिस्सा है खड़गवां। ये बगल का हिस्सा चिरमिरी, और ये वाला जो अंतिम हिस्सा बच रहा है वो है कोटाडोल। क्लियर। तो 6 तहसील हैं, 3 अनुविभाग हैं और वही 3 जो है जनपद पंचायत है। चिरमिरी का नाम खास करके आपको याद रखना है, कोयला खदानें तो हैं ही वहां पे, और राज्य का वो एक नगर निगम भी है। तो टोटल हमारे राज्य में 14 नगर निगम है, उसमें से एक है आपका चिरमिरी। क्लियर। अच्छा, 9 गठित जो जिला है हमारा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, MCB इसको आसानी से बोल सकते हैं आप, MCB। ठीक। तो यहाँ पे अमृतधारा जलप्रपात है, कौन सी नदी में है आप बताइए मुझे रिवीजन करके। सिद्ध बाबा मंदिर है, ये प्रॉपर मनेन्द्रगढ़ में स्थित है। सीतामढ़ी हरचौका जो राम वनगमन पर्यटन परिपथ पे शामिल है, सीतामढ़ी हरचौका, ये भी इसी जिले में स्थित है। और इस जगह के बारे में ऐसी किंवदंती है कि श्री राम जो है जब छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया तो उनका प्रवेश जो है यहीं से हुआ था, सीतामढ़ी हरचौका से। अच्छा, इसी बहाने मुझे आप ये जवाब दीजिए कि राम वनगमन पथ में जो है श्री राम भगवान की दूसरी मूर्ति कौन से स्थान पे लगाई जा रही है। इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें। ठीक। और क्या है, रामदहा जलप्रपात। रामदहा जलप्रपात हाल ही में नेगेटिव खबरों की वजह से बहुत चर्चा में रहा। वहां मध्य प्रदेश से एक फैमिली पिकनिक मनाने आई थी और पूरी की पूरी फैमिली जो है इसमें बह गई। तो ये जलप्रपात कहाँ है ये भी याद रखेंगे आप, MCB जिले में है। क्लियरली पता चल गया अभी क्या क्या हमने देखा। ठीक। अच्छा, इसके बाउंड्रीज को अगर देखेंगे तो इसका जो उत्तरी बाउंड्री जो रहता है वो आपका लगेगा मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से। और इसका जो पश्चिमी बाउंड्री है वो भी मध्य प्रदेश से ही टच करेगा। सदर्न बाउंड्री की बात करेंगे तो 2 जिले को टच करेगा। एक है आपका GPM, अगले स्लाइड में मैंने एक बड़ा मैप डाला हुआ है उसमें मैं और क्लियरली बता दूंगा। और दूसरा है कोरबा, और अगर इसका पूर्वी जिला देखेंगे तो वो हो जाएगा कोरिया। मनेन्द्रगढ़ के बारे में कुछ खास बातें हैं जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा। मनेन्द्रगढ़ को हम जो है आधुनिक उद्योग का साक्षी बोल सकते हैं, आधुनिक उद्योग जहां से शुरुआत हुआ उसका साक्षी बोल सकते हैं। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ शहर जो है इसे हम
प्रथम नियोजित शहर, छत्तीसगढ़ का प्रथम नियोजित शहर के नाम से भी जानते हैं। देखिए मनेंद्रगढ़ इस जिले का मुख्यालय बनेगा और ये जो है वर्ष 1930 में नियोजित शहर के रूप में बसाया गया था। नियोजित शहर का मतलब प्लान्ड सिटी, जैसे कि भारत का पहला प्लान्ड सिटी है चंडीगढ़, उसी प्रकार से आपको ये फैक्ट याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का प्लान्ट सिटी है मनेंद्रगढ़। उस जमाने में यह शहर जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम नियोजित शहर था। क्लियर। इसके अलावा 1928 में बिजूरी और चिरमिरी के बीच में रेल लाइन बिछनी शुरू हुई, जो 1931 आते आते तक के कंप्लीट हो गया। और इसके साथ में ये जो रेलवे का विकास हुआ और कोरिया रियासत, तब तो रियासत काल था, तो कोरिया रियासत में जो हमारा कोयला उत्खनन हुआ छत्तीसगढ़ में, उसे जो है उद्योग की प्रथम आहट के रूप में हम जान सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जितने उद्योग लग रहे थे, चाहे वो बीएनसी मिल हो, चाहे वो मोहन जूट मिल हो, ये सब जो है वृहद उद्योग का पार्ट नहीं थे। लेकिन कोयले का उत्खनन जो है हम सब जानते हैं कोर सेक्टर का पार्ट है, वृहद उद्योग का पार्ट बनाता है। तो वृहद उद्योग की प्रथम आहट अगर देखा जाए तो हमें वो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जिले से ही मिलती है। क्लियर। इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको जानना चाहिए जिले के बारे में, वो है भारत में पहली बार खनिज मूल्य पर रॉयल्टी दर भी यही लगाया गया था। खनिज पे रॉयल्टी लगती है, ये सब हम सब जानते हैं। इसी के तहत जिला खनिज न्यास के माध्यम से पैसा दिया जाता है। तो वही रॉयल्टी दर की शुरुआत जो है आपके मनेंद्रगढ़ जिले चिरमिरी क्षेत्र से ही इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा मिनिमम वेजेस 1947 में न्यूनतम मजदूरी दर की शुरुआत भी यहीं से की गई थी। रियासत काल में इस अंचल में जो है स्कूल में बच्चों को आज के दिन में जैसा मध्याह्न भोजन दिया जाता है, मिड डे मील जो दिया जाता है, इसी के तर्ज पे तब के रियासत में जो है यहाँ पे बच्चों को गुड़ और चना जो है वितरित किया जाता था। तो हम ये भी देख सकते हैं, ना सिर्फ उद्योग, ना सिर्फ प्रथम नियोजित शहर मनेंद्रगढ़, बल्कि बाकी चीजों से भी हमको समझ में आ रहा है कि काफी प्रगतिशील ये एरिया रहा है। और इस क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि इस क्षेत्र को जो है जिला डिक्लेयर किया जाए, जो कि अब 32वें जिले के रूप में, एक नए जिले के रूप में ये आप सबके सामने आ चुका है। अगला ये जो मैप है ये आपको ज्यादा क्लियरिटी देगा। ये पूरा आपका एमसीबी का मैप है। और ये जो दो हिस्सा देख पा रहे हैं यहाँ से, माफ कीजिएगा, यहाँ से जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं, ये जो है ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा कोरिया है आपका। और ये आप देखें खडगवां, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, ये केल्हारी, इसके अलावा भरतपुर, ये सारा हिस्सा जो है आपके एमसीबी का है। इसका उत्तरी भाग मैंने बताया ये मध्य प्रदेश को टच करता है, इसका पश्चिमी भाग भी मध्य प्रदेश को टच करता है। दक्षिणी भाग की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ये कोरबा को टच करेगा। ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है। जबकि इसके पूर्वी हिस्से को देखेंगे तो ये आपका कोरिया जिला है। तो इतना सारा इसका चारों बाउंड्री को भी याद रखना है, प्रथम नियोजित शहर के रूप में भी याद रखना है, 32वें जिले के रूप में भी याद रखना है। अगले जिले की तरफ हम चलेंगे। अगला जो ये जिला है आपका, हाँ अगला जो जिला है वो 33वां जिला है और वो है आपका शक्ति। क्लियर। शक्ति कहाँ से अलग करके बनाया जा रहा है, तो शक्ति जिला जो है जांजगीर चांपा को डिवाइड करके बनाया जा रहा है और ये सबसे लेटेस्ट जिला है और 33वें नंबर का जिला है। घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2021 को। हाल ही में जो 5 जिले बनाए गए हैं ना, इसमें से 4 जिले को बनाने की घोषणा 15 अगस्त 2021 को कर दी गई थी। मात्र एक जिला जो है आपका वो कौन सा है, खैरागढ़। खैरागढ़ जो है, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, ये एकमात्र जिला है जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2021 को नहीं की गई थी। तो ये एक फैक्ट है। अगर आपसे कभी पूछ दे कि नवीन जिलों में से कौन से जिले को बनाने की घोषणा 15 अगस्त 2021 को नहीं की गई थी, तो वो याद रखना है, ये खैरागढ़ जो है इसको हाल ही में संपन्न हुए खैरागढ़ उपचुनाव के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। अच्छा, ये जो जिला है इसका निर्माण भी 9 सितंबर 2022 को ही किया गया, जिस दिन एक और जिला जो आपका एमसीबी है जिसके बारे में हमने अभी बात की वो बनाया गया। क्लियर। शक्ति के नामकरण के संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किंवदंती है जो हमारा शक्ति जिला है उससे संबंधित, कि यहाँ पे 2 भाई हुआ करते थे आपके, हरि और गुज्जर। वो जो है संबलपुर राजघराने के अंतर्गत सैनिक के रूप में कार्य करते थे। पहले के दौर में ये जो शक्ति रियासत है ये संबलपुर के अंतर्गत ही आता था और एक छोटी जमींदारी थी। तो ऐसी किंवदंती है कि जो हरि और गुज्जर नाम के भाई थे ये अपने तलवार के रूप में लकड़ी के तलवार का इस्तेमाल करते थे। जब संबलपुर के राजा को इस बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने इन दोनों भाइयों को कहा कि आने वाले दशहरे में आप जो है भैंस का वध अपने इस तलवार से करके दिखाइए।
तो एक्चुअल में ऐसा हुआ कि दशहरे के अवसर पे हरि और गुर्जर ने अपने लकड़ी के तलवार से भैंस का वध कर दिया। इससे खुश होकर के जो हमारे संबलपुर के राजा थे, उन्होंने शक्ति जो जगह थी उसको एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया इन दोनों भाइयों को। ये दोनों गोंड राजा थे और इन दोनों भाइयों को वहां शासन करने की अनुमति दी। तो ये जो शक्ति का प्रदर्शन किया गया, उसी के आधार पे यहाँ का नामकरण भी शक्ति रखा गया और इससे संबंधित, इसके नामकरण से संबंधित ये एक छोटी सी कहानी थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। सिंचाई सुविधा की बात करें तो आप सबको पता है, इसके ऊपर में जस्ट जो जिला है कोरबा जिला, वहां पे मिनी माता हसदो बांगो डैम है। इस वजह से यहाँ पे सिंचाई सुविधा काफी डेवलप्ड है। लगभग इसका 94% एरिया जो है, 94% एरिया सिंचित क्षेत्र है, जो कि अन्य बहुत सारे जिलों से बहुत अधिक है। इसकी वजह से यहाँ पे द्विफसल अनाज भी बहुत ज्यादा होता है शक्ति में। अडभार एक ऐसा जगह है जहाँ पे आदमकद विशाल का जो है अष्टभुजी देवी माँ का एक मूर्ति है और वो जो है काली माँ जो कलकत्ता में लोकेटेड है, उन्हीं के समान दक्षिण मुखी एक मूर्ति है। तो प्राचीन काल में ऐसी किंवदंती है कि उनकी जो अष्टभुजी मूर्ति थी और उस नगर के अडभार के आसपास में सभी कॉर्नर पे जो है बड़े बड़े दरवाजा लगे हुए थे। तो उसके चलते ही इस जगह का नाम पहले तो अष्टद्वार और उसके बाद में अब जो है वो अपभ्रंश होके अडभार हो गया। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें याद रखेंगे। खनिज की बात कर लें, शक्ति में कौन सी खनिज मिलती है, तो ऑब्वियसली ये मध्य क्षेत्र का भाग है। जो खनिज जांजगीर चांपा बलौदा बाजार के आसपास मिलता है वही यहाँ भी पाया जाएगा और वो है आपका डोलोमाइट। डोलोमाइट, यहाँ के डोलोमाइट का इस्तेमाल जो है आपके भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट आदि में किया जाता है। तो इतने सारे फैक्ट्स थे। 33वां जिला है आपका शक्ति। ये जो है जांजगीर चांपा का नक्शा है और ये जो घोड़े के मुंह के समान आप देख पा रहे हैं, ये है आपका शक्ति। अच्छा, इसके बाउंड्रीज को अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये 12 द्वार वाला हिस्सा और ये आपका मालखरौदा वाला हिस्सा, डबरा वाला हिस्सा, जयजयपुर वाला हिस्सा और ये शक्ति वाला हिस्सा, ये जो है पूरा जिला है। तो इसके बाउंड्रीज को देखेंगे तो पश्चिमी सीमा तो जाहिर सी बात है जांजगीर चांपा से लगेगी, उत्तरी सीमा ये वाला देख सकते हैं कोरबा से लगेगी, पूर्वी सीमा रायगढ़ से लगेगी और दक्षिणी जो सीमा है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले से लगेगी। तो वो खुद नवीन जिला है और उससे ये लग रहा है। अच्छा, शक्ति के जिला बन जाने के बाद में अब हमको एक फैक्ट और याद रखना है, वो ये है कि राज्य में अब कुल कितने लैंड लॉक्ड जिले हो गए हैं, भू आवेष्टित जिले हो गए हैं। तो ऐसे जिलों की संख्या अब हो गई है 11। ऐसे जिलों की संख्या, भू आवेष्टित जिलों की संख्या, लैंड लॉक्ड जिलों की संख्या हो गई है 11। दो तो हमारे, एक तो सरगुजा संभाग में है जो खुद सरगुजा है और दूसरा बस्तर संभाग में है वो है दंतेवाड़ा। तो दो तो बहुत आसान हो गए याद रखने। और बीच के कुछ याद रखेंगे तो आसानी से याद रख सकते हैं। अगर ऊपर से शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हो गया कोरबा, तो 3 हो गए। सबसे पहले मैंने बताया क्या, सरगुजा, ये आपको आसानी से याद रखना है। और नीचे जो है आपका दंतेवाड़ा, ये भी आपको याद रखना है। तो 2 तो ऐसे ही हो गए। अब सरगुजा से नीचे आप आते हो तो कोरबा, ठीक है, उसके बगल में जांजगीर चांपा और ये अब शक्ति। बिलासपुर भी जीपीएम बनने के बाद में एक लैंडलॉक्ड जिला बन गया है। इसके अलावा और देखोगे आप तो बलौदा बाजार, ठीक, फिर आप आ जाओ रायपुर में, उसके बाद में आप दुर्ग देख लो, दुर्ग के नीचे जो है बालोद देख लो और दुर्ग के ऊपर में बेमेतरा। क्लियर? देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल संख्या जो हमने देखा लैंडलॉक्ड जिलों की संख्या 11। तो ये एक फैक्ट आप याद रखेंगे। तो ये थे आपके नवीन जिले से संबंधित कुछ अपडेट्स। खेल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हैं। वो है सबसे पहला इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट, जिसका आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। कब से कब तक किया जा रहा है? तो 19 से लेकर के 28 सितंबर तक किया जा रहा है। इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट है, अंतरराष्ट्रीय चेस टूर्नामेंट है, कोई लोकल या राज्य स्तर का नहीं है। बहुत सारे देश, 15 देशों के 500 एथलीट जो चेस प्लेयर होते हैं, जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, वो एट प्रेजेंट रायपुर में हैं और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, इस ट्रॉफी का नाम क्या है अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी। तो विजयी खिलाड़ियों को जो है छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाएगा।
दो कैटेगरी में ये किया जा रहा है, ये आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले है आपका मास्टर और दूसरा है चैलेंजर्स। क्लियर? जो व्यक्ति जो है मास्टर्स का खिताब जीतेगा उसे 23 लाख रुपीज, 23 लाख रुपए, और जो चैलेंजर्स का खिताब जीतेगा उसे 12 लाख रुपए। टोटल जो है 35 लाख रुपए का इनाम राशि दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, दूसरी बार ही आयोजन किया जा रहा है ऐसे किसी भी टूर्नामेंट का छत्तीसगढ़ में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसका लोगो है। अच्छा, इसमें अगर देखें तो हमारे प्रदेश के भी और पूरे देश के बहुत सारे जो वरीयता प्राप्त चेस खिलाड़ी हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। इसमें वो सफल होते हैं तो अपनी रैंकिंग सुधारने का उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इसके अलावा विदेशी प्लेयरों खिलाड़ियों के साथ में खेलने का एक बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। क्लियर? तो चेस टूर्नामेंट का ये डेट जो है 19 से लेकर के 28 सितंबर, इसको आपको याद रखना है। क्लियर? कितने देश के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 15 देश के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो है 2002 में, सन 2002 में रायपुर में ऐसा ही एक टूर्नामेंट इंटरनेशनल सीएम ट्रॉफी जो है कराई जा चुकी है। क्लियर? तो ये तो था आपके ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट। इसके अलावा देखें तो प्रदेश में होगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन। ओलंपिक्स हम सब जानते हैं हर चौथे साल में आयोजित की जाती है, और ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है ये मुझे लगता है कि हाल ही में राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक आयोजित कराई गई थी, उसी के तर्ज पे उसको फॉलो करते हुए एक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी कराई जाएगी हमारे राज्य में। हम सबको पता है कि पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक रीति रिवाज है उसको काफी ज्यादा मुख्य पटल पे लाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये जो है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जो है कहीं ना कहीं उसी के तहत एक प्रयास है, एक कदम है। क्लियर? तो इसका जो है आयोजन अक्टूबर माह से शुरू हो जाएगा। आगे आने वाले समय में और इससे रिलेटेड जो भी डेट्स वगैरह रहेंगे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो आयोजन जो है अक्टूबर माह से शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे खेल जो आप बचपन में अपने यार दोस्तों के साथ खेला करते थे, जिसको आप कभी भी नहीं सोच सकते थे कि इतने बड़े स्तर पर आयोजन किया जाएगा, वो सारे खेल जो है अब इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, जैसे कि कबड्डी, खो खो, गेड़ी, पिट्टूल आपके। इसके अलावा देखें तो संखली, लंगड़ी दौड़, रस्सा कसी, बाटी कंचा जो फेंक के मारते थे, फुगड़ी, भौरा, लट्टू जो फेंक के मारते थे, 100 मीटर रेस, लंबी कूद, और कुछ नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खेल जैसे कि वॉलीबॉल, हॉकी और टेनिस बॉल क्रिकेट, और जो गिल्ली डंडा जो खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था। तो इसमें से बहुत सारे खेल तो हम सभी ने खेल करके रखे हैं। इन सभी खेल को जो है इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स में इंक्लूड किया जाएगा, और आप भी चाहें तो इसका हिस्सा बन सकते हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। इन दोनों के लिए ये प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी। एक तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है इसे, एक तो अंडर 18, फिर बिटवीन 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स, और अबव 40। क्लियर? आप 40 साल से अधिक के हैं तो भी खेल सकते हैं, 18 से 40 के बीच में ही होंगे कहीं मुझे लगता है, तो तब 100% खेल सकते हैं। 18 साल से कम के हैं गलती से और ये वीडियो देख रहे हैं तब भी खेल सकते हैं। और ऐसे ऐसे खेल हैं भाई जिसमें आप लोग एक्सपर्ट होंगे तो जरूर पार्टिसिपेट करें। क्लियर? तो इसे 4 स्तर में आयोजित किया जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना है। सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर पे, उसके ऊपर ब्लॉक या विकास खंड के स्तर पे, फिर जिले स्तर पे और राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन रायपुर में किया जाएगा। तो ये सारे अपडेट्स थे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से रिलेटेड। अच्छा, लास्ट में विविध है जिसको हम जल्दी से कर लेते हैं। प्रदेश में शुरू होगी गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। गाड़ी रहेगी, अलग अलग जगह घूमेगी और गायों का जो अलग अलग बीमारी होती है उसका इलाज करेगी। आप सबको पता है अभी लंपी बीमारी बहुत फैली हुई है, लंपी वायरस जो है गायों में, तो उसको ध्यान में रख करके नहीं, और भी लंबे समय से प्लानिंग था, और इसी के तहत जो है गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना प्रारंभ की जा रही है। आपसे अगर पूछता है कि पशुओं से संबंधित जैसे गोधन न्याय योजना है या फिर गौठान की जो योजना है एनजीजीबी, नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी, उसी में एक्स्ट्रा एडिशनल है वो है गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। प्रत्येक जिले में जो है 1 या फिर 2 चिकित्सा वाहनों की शुरुआत की जाएगी, इसी से शुरू की जाएगी इस योजना को। ठीक। दूसरा अगर देखें तो छत्तीसगढ़ ने कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने में रचा कीर्तिमान। सबको पता है पिछले साल लगभग 1 लाख टन, कुछ कम 97 लाख टन के आसपास में धान का उपार्जन किया गया। इस साल का टारगेट कितना है मैं पहले पढ़ा चुका हूं, वो भी जरूर बताइएगा। तो उसका समय से उठाव करना, मिलिंग में ले जा करके उसको प्रॉपर साफ सफाई करवाना, चावल के रूप में कन्वर्ट करना और उसे केंद्रीय पूल में जमा करना, आपका जो FCI होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहां जमा करने का काम जो है बहुत तेजी से किया है राज्य सरकार ने।
65.21 लाख मीट्रिक टन धान जमा करने का टारगेट था, उसका 91% यानी कि 59.39 लाख मीट्रिक टन चावल ऑलरेडी जमा कराया जा चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। समय से जमा कराने पे, समय से इन चीजों को जमा कराने की वजह से जो हमारी मार्कफेड है, जो धान उपार्जन करने का कार्य करती है, उसको 8,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ। समय से कर्जा चुकाने की वजह से 100 करोड़ रुपए की ब्याज की बचत भी हुई है। सबको पता है धान खरीदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है राज्य में। वनडे एग्जाम हो, मेंस हो, प्री हो, हर जगह इसमें से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, 31 अक्टूबर तक के धान या मक्का बेचने वाले किसानों का पंजीयन हो रहा है, यहाँ से भी सवाल बनता रहा है। और इस वर्ष जो है 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पे धान की खरीदी की जाएगी। आप सब बताइए कि समर्थन मूल्य कितना है हमारे राज्य में और केंद्र सरकार के द्वारा कितना घोषित किया गया है। तो ये दूसरा टॉपिक था। तीसरा अगर देखें तो 36वां नेशनल गेम्स चल रहा है, शुरू किया जाएगा गुजरात में। गुजरात के 5 शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य से जो है कुल 231 खिलाड़ी एवं ऑफिशियल्स भाग लेंगे। ये 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। कहीं कहीं पे दिखाता है कि 27 सितंबर से शुरू होगा। आगे अगर डेट को लेकर के और कंफर्मेशन रहेगा तो हम अपडेट करेंगे, और आपको पता चलता है तो आप अपडेट कर दीजिए। क्लियर। एशियाटिक लायन जो है इसका मैस्कट है शुभंकर है, क्योंकि आप सबको पता है एशियाटिक लायन गिर में मिलता है, गिर गुजरात में है, और ये 36वां नेशनल गेम्स जो है गुजरात में ही आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 35वां नेशनल गेम आज से 7 साल पहले 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। तो काफी लंबे समय के बाद ये प्रतिष्ठित नेशनल गेम्स जो है आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश की पहली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री, प्लास्टिक को रिसाइकल करने वाली फैक्ट्री का जो है आपका बनाया जाएगा जगदलपुर के बुरुंगवाड़ा में। आप सबको पता है बस्तर पर्यटन के लिए काफी प्रचलित है, तो बाहर से लोग जाते हैं तो काफी प्लास्टिक संबंधित प्रदूषण भी होता है। इसके अलावा भी जनसंख्या को देखते हुए भी वहां पे बहुत प्रदूषण होता है। तो उसको किस तरीके से रिसाइकल किया जाए और किस तरीके से उसको दोबारा इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए जो है एक प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री लगाई जा रही है। तो इसमें क्या खास बात है, तो भैया ये सरकारी प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेटेड होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लिविंग इंडेक्स में रायपुर को 7वां स्थान, बहुत इजी है, पहले भी 7वां था और प्रथम में है पुणे। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट रैंक में पूछा तो पुणे और 7वें रैंक पे पूछा तो रायपुर, या रायपुर की रैंकिंग पूछी तो 7वां। मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 शुरू हो गया है। ये 20 से 25 सितंबर तक चलेगा। कुछ नहीं है, एक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जो हमारे यहाँ पे फिलहाल चल रहा है, वो है बैडमिंटन संबंधित टूर्नामेंट। 20 तारीख से शुरू हुआ है, 25 तारीख तक जाएगा ये। क्लियर। इसमें जो है आपके लगभग 12 देश के प्लेयर्स इंडिया आकर के खेल रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल का बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है पहली बार छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। तो इतने सारे विविध के संबंधित पॉइंट्स थे, सभी को याद रखें। और अगले वीडियो में मिलेंगे हम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले करंट अफेयर के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।